नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज हम आपको राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की तरफ लेकर चलते हैं। सुर्खियों में ये सीट पिछले लोकसभा चुनाव में भी आई थी, जब यहां से दिया कुमारी, जो कि राज्य की राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं, लोकसभा के मैदान में दंगल में वहां से उतारी गई थी। दिया कुमारी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राजसमंद से बड़ी जीत हासिल की थी और उसके बाद उन्हें विधानसभा के मैदान में उतारा गया और तभी से ये सवाल था कि राजसमंद में लोकसभा में बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा। बहुत सारे नामों पर चर्चा हुई। सुरक्षित सीट की तलाश में गजेंद्र सिंह शेखावत जा सकते हैं, राजेंद्र राठौड़ को मौका मिल सकता है, लेकिन आखिरकार मौका मिला राज परिवार की महिमा सिंह को। अब सवाल है कि एक तरफ राज परिवार है, जिनके पति उनके महिमा सिंह के खुद जो है विश्वेंद्र सिंह, वो विधायक हैं और वो अब लोकसभा के दंगल में। वहीं उनके सामने एक पूर्व राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी, जो कि सेवा में अपनी पहले से ही उन्होंने सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति के मैदान में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। दामोदर गुर्जर नाम है, कई विवादों में है, पुलिस सेवा में रहते हुए भी विवादों में रहे, लेकिन अब कितनी चुनौती दे पाएंगे राजसमंद लोकसभा सीट पर? राज परिवार की विरासत बचेगी या आम आदमी की आवाज को बल मिलेगा? इसी सवाल के साथ अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस सीट का गणित इस वक्त क्या कह रहा है। करणवीर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, तन्मय शर्मा बीजेपी से, अरविंद मुखिया वरिष्ठ पत्रकार राजसमंद से हैं, मुनेश अरोड़ा जी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा उदयपुर से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से और राजीव तिवारी जी जयपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तन्मय शर्मा जी, आप अगर आपकी तस्वीर अभी नहीं नजर आ रही है तो डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, क्योंकि उदयपुर से राजसमंद बैठकर देखना ज्यादा आसान है बनिस्पत जयपुर से, तो वहां से आपको उदयपुर से क्या तस्वीर इस वक्त दिख रही है? कुंभलगढ़ और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर राजसमंद में इस बार राजनीति के दंगल में ज्यादा भारी कैंडिडेट कौन है इस वक्त? मीना जी, सबसे पहले तो एक डेमोग्राफी जो देखेंगे अपन राजसमंद की। आवाज आ रही है ना आपको क्लियर? जी आवाज जी क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ। बढ़िया। हाँ, तो राजसमंद के लोकसभा क्षेत्र की अगर डेमोग्राफी देखें तो वो एक पट्टी के रूप में दिखती है पूरे। ऐसी ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जो एक पट्टी के रूप में दिखे, जो उदयपुर से शुरू होती है। नाथद्वारा की कॉन्स्टिट्यूंसी उदयपुर के बिल्कुल पास में देलवाड़ा से आगे तक आती है और ठेठ जेतारण तक जाती है और उधर नागौर में जाके लगती है। तो एक इतनी लंबी 4 जिलों को कवर करती है राजसमंद की सीट। और इसमें जो 8 विधानसभा क्षेत्र है वो 4 जिलों में आती है, जिसमें पाली है, अजमेर है, नागौर है और राजसमंद खुद है। तो जिसमें नागौर की तो 2 सीटें हैं, पाली की 1 है, अजमेर की 1, ब्यावर है और उधर राजसमंद की 4 विधानसभा सीटें हैं। अब रही जहां तक कि कैंडिडेट्स की बात, अगर हम इनकी पुरानी हिस्ट्री उठाकर देखें तो ये 2009 में कॉन्स्टिट्यूंसी गठित हुई थी। उससे पहले कॉन्स्टिट्यूंसी उदयपुर का ही पार्ट थी, बाद में ये कॉन्स्टिट्यूंसी और इसमें 3 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। अब तक ये चौथा चुनाव है राजसमंद के अंदर। तो जो पहले 3 चुनाव हुए उनमें से जो सबसे फर्स्ट चुनाव 2009 में हुआ था वो कांग्रेस के गोपाल सिंह इडवा जीते थे। उनको करीब 2,94,000 करीब लगभग 3 लाख वोट मिले थे। उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ था 2014 का, तो हरिओम सिंह बीजेपी के जीते थे। उनको उस समय 6,44,000 वोट के आसपास मिले थे। और तीसरा चुनाव दिया कुमारी का हुआ था, जो उन्होंने बीजेपी से 8,63,000 वोटों से जीता। कैंडिडेट की बात तो लोकसभा चुनाव देवेंद्र काका जो थे 2019 में जो लड़े थे दिया कुमारी के खिलाफ, उनको मात्र 3,11,000 वोट मिले थे। तो वो आधे से भी कम थे, 25% उनके जो टोटल कास्ट वोट आए थे उसका उनको मिला था। और उससे पहले गोपाल सिंह शेखावत इडवा, जो कि उससे 2009 में मात्र 2,49,000 वोट मिले। तो उस समय भी वोटों का जो परसेंटेज था वो बहुत कम रहा कांग्रेस के फेवर में। स्टार्टिंग में जरूर 2009 के कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जीते थे। अब रही बात अब के चुनाव में,
तो अब के चुनाव में तो 8 ही जो विधानसभा क्षेत्र है वो पूरे बीजेपी के पास में है। तो बीजेपी की तरफ से दिया कुमारी एक राज परिवार से आती थी, महिला थी, उसका उनको पूरा बेनिफिट पिछले चुनाव में मिला था बीजेपी को। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने वही प्रयोग पुनः दोहराया है। राज परिवार की महिलाएं, महिमा विश्वेश्वर सिंह जी और उनके पति अभी नाथद्वारा से चुनाव जीत चुके हैं। और 8 कॉन्स्टिट्यूंसी क्योंकि बीजेपी के पास में है, बीजेपी की सरकार भी है अभी, तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से। अच्छा, दूसरा एक चीज और बता दूं कि राजपूत बाहुल क्षेत्र ही है, गुजर भी है यहाँ पे, मगर राजपूत बाहुल क्षेत्र है। और राजपूत बाहुल क्षेत्र का पूरा ये कुंभलगढ़ से लेकर राजसमंद ऊपर तक आप चले जाए, जी, नीम देवगढ़। तो इस वक्त उदयपुर की सीमा से जुड़े गुजरात से होते हुए जो राजपूत आंदोलन कितना बड़ा है कितना छोटा है इस विवाद में मैं नहीं उलझ रही हूँ अभी, लेकिन उसका असर कितना वहां तक राजसमंद तक दिखता है, सवाल ये है। और अगर उसका असर दिखेगा तो कैसे, क्योंकि राज परिवार का ही व्यक्ति यहाँ पर मैदान में है, दंगल में है। तो पहली बात तो ये कि उसका असर होगा कि नहीं होगा, और दूसरी बात राजसमंद सीट पर उसका क्या असर होगा। तन्मय शर्मा जी, आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, वहां पर तस्वीर आपको क्या समझ में आ रही है? गुजरात से जो गूंज उठ रही है, जो आवाज उठ रही है, वो राजसमंद पर प्रभाव डालेगी? जी नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ये बताना चाहूंगा जी कि अगर मैं मेरी दृष्टि से देखूं तो राजसमंद सीट, चूंकि अभी आप ही ने बताया मुझे कि राजसमंद सीट चूंकि पूरी राजपूत बहुल क्षेत्र एक क्षेत्र है पूरा, जिसमें राजपूतों की संख्या सबसे ज्यादा है और आज तक भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है। अभी आज के दृष्टि में देखा जाए तो 8 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का परचम ही लहराया हुआ है। मैं यही देखता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने उदयपुर की 8 विधानसभाओं पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, जो राज परिवार की भी अगर मैं बात कर लूं तो ये वाला राज परिवार जो है ये काफी जमीन से जुड़ा हुआ राज परिवार है और लोगों में काफी इनके प्रति प्रेम और आत्मीयता है। जिस प्रकार माननीय विश्वेंद्र सिंह जी की जो विजय हुई पहली बार में नाथद्वारा से, उसी के अनुसार उसी की तरह से ही माननीय महिमा जी की भी विजय मुझे बिल्कुल होती हुई दिख रही है बिल्कुल। और हम जो लेकर के लक्ष्य चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के अंदर 25 की 25 सीटों का, उसमें एक बड़ा योगदान रहेगा और भारतीय जनता पार्टी इस सीट को भी पूरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीत करके लाएगी। जी, तो एक तरफ सीट पर गणित जो वोट का है वो बीजेपी के पक्ष में इतिहास को देखते हुए वर्तमान की तरफ आगे बढ़ रहा है। जगदीश शर्मा जी, दूसरी तरफ मुद्दा ये है कि गुजरात में जो पूरे देश में एक नैरेटिव बन रहा है या बनाया जा रहा है कि इस बार जाट ही नहीं राजपूत भी बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं, आपको लगता है राजसमंद सीट पर उसका कोई कितना प्रतिशत थोड़ा बहुत असर होगा? देखिए, मैं मानता हूं कि जो कुछ भी अभी चल रहा है न्यूज में और सारे में जिस तरह से फैलाया जा रहा है, मतलब हर तरह सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, मुझसे पूछा जगदीश शर्मा क्षमा करें। कोई बात नहीं मीना जी, ऐसा है, ये तो मैं जवाब दूं या तन्मय जी दें, वो दोनों एक ही रिएक्शन बताएंगे, मुझे ऐसी आशा है, क्योंकि जो रिएक्शन मैं बताने वाला हूं वो तन्मय जी को सूट करेगा। ये रूपाला जी वाला जो मामला हुआ है गुजरात में, ये लगता तो ऐसा है कि ये इफेक्ट डालेगा और डालना चाहिए, क्योंकि राजपूत बहुल सीट है तो यहाँ तो निश्चित तौर पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि राजपूत इस परंपरागत तौर पे भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, उनको वोट देता रहा है और कांग्रेस से एक तरीके से इनकी चिढ़ है। तो वो अदावत जो है इस ढंग की है कि उसमें वोट नहीं देंगे तो समझ में आता है, लेकिन देंगे तो बीजेपी को ही देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये मुझे नहीं लगता कि राजपूत जो है अपने सामूहिक तौर पर इतने बड़े वोट को। दूसरी बात यह है कि रूपाला जी ने जो है उस घटना के बाद कई दफे माफी मांग चुके हैं, अब तक वो 3-4 दफे माफी मांगी, सार्वजनिक तौर पर मंचों से खड़े होकर वो माफी मांग चुके हैं और पॉलिटिकल लेवल पर भी लोगों ने ये बात समझाई है सबको कि भाई ये कोई उन्होंने कहा नहीं था, उन्होंने एक तरीके से जबान से निकली हुई बात थी जो कि
फिसल के तौर पर जैसे निकली हो, इस तरह की बात थी। किसी आवेश में आकर उन्होंने ये बोल दिया। अब तो ऐसी सूरत में जो है राजसमंद सीट के जो राजपूत है ये उस बात को लेकर नाराजगी प्रदर्शित करेंगे या वोट नहीं करेंगे, ऐसा मेरे को लगता नहीं है। अब ये कॉन्स्टेंसी की बात है जहां तक, तो कॉन्स्टेंसी आपने देखा है मिक्स रिएक्शन वाली कॉन्स्टेंसी है ये। इसमें उदयपुर का पार्ट एक तरफ उदयपुर से लगी हुई है और जो लास्ट का पार्ट है वो नागौर से लगा हुआ है। तो कितना वेरिएशन है इसमें। नागौर में जाट बहुल एरिया है पूरा का पूरा, तो वहां उस इलाके का भी है। फिर इसमें गुर्जर आ जाते हैं, ये जो है आगे जाके लगती है जिस ढंग से। तो ये वास्ट जो एरिया में फैली हुई है पट्टी के तरीके से, जैसा कि मुनीर जी ने बताया था कि एक सीधी पट्टी के तौर पर ये कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसी में ही 8 विधानसभा सीटें हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि जो है वहां पर कोई एबनॉर्मल इलेक्शन होगा या एबनॉर्मल वोटिंग होगी। जो सामान्य वोटिंग है वो होगी। और दूसरी बात ये है कि पिछले बार जो है जयपुर राज परिवार की एक महिला नेत्री ने यहाँ से चुनाव जीता था और वो चुनाव करीब 5 लाख के मार्जिन का था। इस बार भी एक राज परिवार ही जो है वहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। विजय सिंह जी जो हैं वो एमएलए चुने गए राजसमंद सीट से, राजसमंद कॉन्स्टिट्यूंसी जो विधानसभा की है। और अब उनकी जो वाइफ है वो एमपी का चुनाव, जगदीश जी वो नाथद्वारा से चुने गए हैं। नाथद्वारा ही बोल रहा हूँ। अच्छा सॉरी, मैं राजसमंद बोल गया। नहीं, नाथद्वारा कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने गए। वो परिवारवाद की ही एक और उदाहरण दीप्ति महेश्वरी है वहां से। बिल्कुल ठीक बात है, आप सही कहते हैं। दीप्ति महेश्वरी जो है वो मैडम महेश्वरी की पुत्री जो है वो। तो मैं ऐसी सूरत में ये देखता हूँ कि वो बहुत आसान से सीट लगती है मुझे निकलने में। भारतीय जनता पार्टी का वहां पे प्रभुत्व है पहले से। तो पूरे राजस्थान की जो सुरक्षित सीट बीजेपी की है जगदीश शर्मा जी, जो कुछ सुरक्षित एकदम वन साइडेड सीट नजर आ रही है इस वक्त लोकसभा के दंगल में, उनमें राजसमंद सीट सबसे ऊपर है। आपकी बात का मतलब ये है? जी हाँ, देखो बड़े ही सुरम्य पहाड़ियों के बीच में बसी हुई पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ आप कभी जाएंगे तो आपको हाईवे पर भी लगेगा कि पत्थर की जो माइनिंग है उसका बहुत बड़ा सेंटर है माइनिंग का। और आपको दोनों तरफ हाईवे के दोनों तरफ जो है कई किलोमीटर तक पत्थर ही पत्थर लगे हुए नजर आएंगे, जो कि उनके दुकानों के बाहर और मशीनें दिखेंगी जो कि पत्थर को काटने का काम करती है। तो ये मूल रूप से इसी धंधे में सारे लोग हैं और उसके आसपास ही ये कॉन्स्टिट्यूंसी चलती है। ये है मीना जी आपकी। जी करणवीर सिंह जी, इस विकट परिस्थिति में दामोदर गुर्जर का उत्साह कैसे बढ़ा रहे हैं आप? जो वहां का आकलन है, गणित है, और एक फर्स्ट फेज में जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है उससे कांग्रेस पार्टी का जो उत्साह बढ़ा है वो भी कुछ राजसमंद में मददगार हो सकता है? कुछ प्रयास बढ़े हैं उसके बाद आपके? मीना शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का उत्साह वोटिंग परसेंटेज कम होने से नहीं, कांग्रेस पार्टी का उत्साह किसान की बात करने से, युवा की बात करने से, महिला की बात करने से और वंचित और शोषित वर्ग की बात करने से बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी लगातार देश के अंदर तमाम तरह की जो धर्म और जाति की राजनीति है उससे परे होकर राजनीति कर रही है, मुद्दों की बात कर रही है। अभी हमारे साथी बता रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा राजसमंद के परिप्रेक्ष्य में कि राजसमंद की सीट अभी वर्तमान में परिवारवाद का जीवंत उदाहरण है। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती रहती है परिवारवाद के, वहां आप देखिए कि नाथद्वारा से विश्वराज सिंह जी मेवाड़ विधायक चुने जाते हैं, उनकी पत्नी को लोकसभा की सीट दे दी जाती है। किरण महेश्वरी की पुत्री को सहानुभूति के रूप में टिकट दे दी जाती है राजसमंद से, फिर वो दोबारा चुनी जाती है। इसके अलावा इससे पहले राजसमंद के अंदर जयपुर की दिव्या कुमारी को भेजा जाता है। राजसमंद के अंदर हुआ क्या है मैडम, आप देखिए, मैं राजसमंद से ही बात कर रहा हूँ। अभी भीम से मैं निकला था
तो वहां के लोगों से जब हमने बात की और जानना चाहा कि उनका रुख क्या है, तो उनका यही था कि उस भोली भाली जनता को भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम करती है। कभी कोई राजकुमारी को भेज देंगे, कई बार पिछली बार जयपुर से राजकुमारी भेज दी थी, इस बार उदयपुर राजघराने से राजकुमारी लिया है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सब मुद्दों से बरगलाने और उनसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है राजसमंद की जनता को। यहाँ का श्रमिक जो खदानों में लगातार खदानों में पत्थरों को तोड़ने का काम कर रहा है, वो इस बार जो 2 बार पहले गोपाल सिंह जी इडवा को जिस तरह की जीत मिली थी और जिस तरह के काम उस समय राजसमंद में हुए थे, चाहे वो माइनिंग के सेक्टर में देख लीजिए, चाहे वो रेल के सेक्टर में देख लीजिए, चाहे वो पेयजल के मामले में देख लीजिए, वो तमाम तरह के काम वापस से कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में यहाँ पे करने वाली है। और एक बात और बताना चाह रहा हूँ, ये अभी ये रूपाला वाला मामला रुका नहीं है, ये माँ पद्मावती की धरती है, ये महाराणा प्रताप के स्वाभिमान की धरती है। इतनी जल्दी इतनी आसानी से जब तक रूपाला ओपनली आके माफी नहीं मांगते हैं, वो टंग स्लिप वाली बात नहीं है, ये तमाम तरह के राजपूत समाज की महिलाओं का अपमान है, उन महारानियों का, उन छत्रानियों के जौहर और उन राजाओं के शाखा का अपमान रूपाला ने किया है। और उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को इन 25 की 25 सीटों पे राजस्थान में, गुजरात में और उत्तर प्रदेश सहित पूरे हिंदुस्तान में भुगतना पड़ेगा। अगर नुपुर शर्मा की टिकट काट दी जाती है, नुपुर शर्मा की अगर कोई टिप्पणी कर देती है, तो एक केवल मुसलमानों के ऊपर टिप्पणी करने के बाद उनकी टिकट काट दी जाती है, उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, तो क्यों नहीं रूपाला के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है? क्या राजपूत समाज का स्वाभिमान, क्या राजपूत समाज की मान मर्यादा इतनी कम तरह रखती भारतीय जनता पार्टी? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। वर्तमान के अंदर मैं आपको फिर बता रहा हूँ मीना शर्मा जी, इस राजसमंद की धरती से आपको बता रहा हूँ, यहाँ राजपूत समाज में भयंकर आक्रोश है और आने वाले समय में ये वोट की चोट से नजर आएगा। जी मीना जी। जी डॉक्टर मुनेश अरोड़ा जी, एक तरफ तो राजपूत समाज का ये जो गुस्सा है जितना भी है और जिसका जितना भी असर होता है, वो तब तक शायद चर्चा का विषय राजसमंद के क्षेत्र में होता अगर कांग्रेस का कैंडिडेट भी उसी समाज से होता। क्या उस बात का भी फर्क पड़ता? अभी दामोदर गुर्जर वोटों के गणित के हिसाब से कहाँ ठहरते हैं? पिछला रिकॉर्ड तो अलग है, पिछले अनुभव अलग है, राज परिवार के प्रति लोगों का सम्मान अलग है, लेकिन इस चुनाव में क्या राजसमंद के क्षेत्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दों की कोई अहमियत है? और फिर अगर स्थानीय मुद्दों की कोई अहमियत है तो वो दामोदर गुर्जर के बाहरी होने की कितनी चर्चा हो रही है? दोनों कैंडिडेट की जब तुलना की जा रही है तो तुलना में बातें किस तरह की हो रही है राजसमंद में? मीना जी बात बता दूं, मेरी बात हुई थी वहां पर भी, तो 2 चीज बहुत स्पष्ट है यहाँ पे राजसमंद के अंदर। एक तो जो महिमा कुमार विश्वेश राज सिंह है, ये अपने कैंपेन में एक बात को बहुत हाईलाइट कर रही हैं कि आपसे मेरा रिश्ता 1400 साल का है, हमारे परिवार का, हमारी डायनेस्टी जब बनी उसके बाद से आप हमारे परिवार का हिस्सा रहे हैं। तो पहले वो पार्ट था ही मेवाड़ का। ये की यही बात उन्होंने जब नाथद्वारा कॉन्स्टिट्यूंसी में जब बात हुई थी तब भी कही थी। मीना जी, जो राजपूत समाज की जो बात हो रही है, जो रूपाला वाली बात हो रही है, उसका असर अभी यहाँ नहीं आया है। और अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं प्रचार के अंदर। 26 को तो इलेक्शन है, 24 को आचार्य से वो क्या था। तो जो राजपूत समाज के अंदर जो बात जानी चाहिए थी वो अभी तक पूरी तरह से गई नहीं है, क्योंकि राजपूतों की तरफ से जो कैंपेन होना चाहिए था वो भी एग्रेसिव नहीं हो रहा, क्योंकि राजपूत समाज का एक कैंडिडेट है, उनकी महिला आगे बढ़ रही है और वो भी मेवाड़ घराने से बढ़ रही है, जिसके पीछे पूरा राजपूत समाज खड़ा रहा। एक बात और है कि इनके जो फादर इन लॉ थे वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर कांग्रेस जनसंघ में थे, फिर कांग्रेस से चित्तौड़ चले गए, वहां से 2 बार हार गए, बाद में ये परिवार आया। और इन उदयपुर के राज परिवारों में अरविंद सिंह जी में, महेंद्र सिंह जी में भी जो झगड़े हैं वो एक अलग बात है, मगर वो अभी पॉलिटिकली नीचे ग्रास रूट लेवल पर नहीं उतरे। तो राजसमंद के अंदर महिमा कुमारी जी बहुत आगे हैं अपने समाज के हिसाब से और अपने बात कहने में। एक महिला है और दूसरी बात है वो श्री राम कॉलेज से पढ़ी हुई है और बहुत एजुकेटेड लेडी है और बहुत नम्र तरीके से वो अपना प्रचार करती हैं, बहुत हाथ जोड़ के, बहुत जैसे एक राजपूत समाज का एक तरीका होता है उसको लेकर के। तो उन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी छवि बनाई हुई है। अब मैं एक चीज और बता दूं मीना जी आपको, मेरे करमवीर सिंह जी है यहाँ पे, देवकी काका
सीपी जोशी के लेफ्ट हैंड थे, बिल्कुल राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों थे। वो गुर्जर समाज से थे, पिछली बार चुनाव लड़े, क्या हुआ, 2,94,000 वोट लेके रह गए। कांग्रेस का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पिछली 3 चुनाव के अंदर 3,11,000 मैक्सिमम लेके गई है कांग्रेस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जबकि दिया कुमारी 8,11,063 लेके गई। उनके मुकाबले में देवेंद्र काका मात्र 3,11,000, तो 5-5.5 लाख का अंतर कांग्रेस कैसे पूरा करेगी। अभी एक चीज और बता दूं मैं, मीना जी, अभी कल प्रधानमंत्री मुकेश जी, काट की अंडी एक बार या 2 बार ही चढ़ सकती है, बार बार आप जनता को ठग नहीं सकते हैं। शायद यही एक मापदंड है आने वाले समय में कि राजसमंद की जनता स्पष्टता के साथ इस चीज को नकारेगी कि वो कोई यूज करने की और का टूल नहीं है, उनके ऊपर प्रयोगशाला नहीं है राजसमंद। वहां का स्थानीय उम्मीदवार, वहां का स्थानीय नेता ही उनको चाहिए। करणजीत सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी ने कहावत बदल दी है, काट की हांडी एक बार नहीं 2 बार चढ़ सकती है। मैंने ये कहा कि काट के हांडी 1 या 2 बार चढ़ सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको बार बार ठगा जाए। वो शायद आपको मॉडिफाई कर सकते हैं उस कहावत को। नहीं, मैं मॉडिफाई नहीं कर रही, कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को कह रही है, लेकिन ये तो फ्रेज है, पुरानी कहावत है, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, तो वो 2 बार चढ़ ही नहीं सकती। अब 2 बार चढ़ गई तो वो काट की हांडी नहीं है। बहरहाल ये मुद्दा नहीं है, ये तो मैं जस्ट बहुत हल्के उसमें आपसे चर्चा कर रही थी। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, बताइए। करण सिंह जी, एक चीज मैं आपको बता दूं, आज भी हम अगर पुराने लोगों से कहेंगे तो हम मेवाड़ के हैं, और मेवाड़ में ये सारा इलाका आता है। आज राजसमंद भले और कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हो गई, जबकि दामोदर तो मेवाड़ के नहीं है ना, वो तो बाहरी हो गए मेवाड़ से, और वो राजपूती महिला है, इस बात से भी कांग्रेस मना नहीं कर सकती। और तीसरी बात आप बताएं करण सिंह जी, ऐसा कौन सा आपका नेता आके राजसमंद में गया जिसके लिए आप कह सके कि उसने बहुत एग्रेसिव होकर कैंपेन किया। योगी, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आए थे यहाँ पे, वो यहाँ कैंपेन करके गए हैं राजपूतों के बीच में। तो बीजेपी का अपना एक स्टाइल है, बीजेपी बहुत स्ट्रांग रूप से यहाँ काम कर रही। कल मीना जी, मैं 5 मिनट दे देता हूँ, मैं कल की बात से आपको तो समझा बात करना चाहूंगा। कल मेवाड़ में बांसवाड़ा के अंदर, वागड़ के अंदर प्रधानमंत्री आए थे कल शाम को। मैंने पिछले बात में आपको कहा था कि बीजेपी सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि की ओर जा रही है, इसकी वजह से जो वोटर का टर्नअप है वो कम हो रहा है। कल प्रधानमंत्री ने एग्रेसिव रूप लिया है हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कांग्रेस पर अटैक करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है, 1 मिनट मैं पूरी बात कर दूं फिर आप जवाब दे दीजिएगा करण सिंह जी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि वो जांच करवाएगी किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या क्या सामान है। तो उन्होंने महिलाओं को उदाहरण लेते हुए कहा कि क्या कांग्रेस मंगलसूत्र को भी उन लोगों को देना चाहती है जिनके 10-10 बच्चे हैं। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, वो बहुत एग्रेसिव इंडिकेशन है मीना जी। और उन्होंने 2 चीज और कह के गए, वो उन्होंने कहा मेरी राम राम, आप जाओ तो यहाँ पे सबको कहना अपने घर पे, ताकि मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिल सके। और उन्होंने ये कहा कि जिन भाई बहनों को घर नहीं मिले अभी तक, जिन घरों को शौचालय नहीं मिले हैं, जिनके नाम नहीं जुड़ सके हैं, उनको ये कह देना मेरी तरफ से गारंटी दे कि ये चुनाव हो जाने दो, उसके बाद जो 3 करोड़ और घोषणा मतलब मकान बनाएंगे या जो शौचालय देंगे उसमें उनको नंबर पक्का है, आप निश्चित रहिए, बस एक बार मौका दीजिए, बीजेपी उनके साथ खड़ी। तो जो मैं मुद्दों की बात कर रहा था, तो बीजेपी ने हर मुद्दे को उठाया है कल, पर जालोर में भी उठाया और उदयपुर में भी उठाया। क्या बीजेपी ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, रोजगार, किसान आंदोलन, इन सबको उठाया है? घूम फिर के बीजेपी वही हिंदू मुस्लिम पे आ गई है। आप साफ साफ कहिए ना, उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया है, आप कह रहे हैं उन्होंने एक विशेष समुदाय। नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की है। चुनाव आयोग भी जानता है सुरेश अरोड़ा जी, चुनाव आयोग भी देख रहा है कि धार्मिक मसलों को राजनीति के अंदर नहीं लेके आना चाहिए, पर देश के खुले मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उस स्थिति का जिक्र करते हैं कि मुसलमानों को
का हिस्सा है, मुसलमानों का ये है, मुसलमानों का ये, करणवीर कारण क्या है सिंह अरोड़ा जी, जी? करणवीर सिंह जी, हम न्यूज 24 पर हमारे कार्यक्रम में ये उम्मीद करते हैं, ये अपेक्षा करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उस उम्मीद और प्रतीक्षा पर खुद भी खरे उतरें कि हम इस समाज के अलग अलग वर्गों को, जातियों को यहाँ दूर रखें, कम से कम धर्म की राजनीति से हम खुद को एकदम दूर रखें। तो इस देश के नागरिक सिर्फ नागरिक हैं, उनको बांटिए मत किसी धर्म के उसमें, क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं। सवाल ये जगदीश शर्मा जी कि प्रधानमंत्री ने जिस शब्दावली का, जिस भाषा का उपयोग किया है, वो इस बात का संकेत तो है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर परेशानी है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पास फीडबैक है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और चुनाव को निकालने के लिए अब डू एंड डाई वाली स्थिति आ चुकी है। मीना जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव के तरीके से ही लड़ते हैं, जैसे चुनाव लड़ा जाना चाहिए वैसे ही। भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस से ज्यादा एग्रेसिव है इस मामले में। उसके नेता चाहे कोई भी हो, वो कहते हैं कि हम 24 घंटे चुनाव की तैयारी में लगे हुए रहते हैं। ऐसी सूरत में ये कहना कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दों को भूल गई या ये हो गया, ये मेरे को जमता नहीं है। अब ये बेरोजगारी और महंगाई की बात अभी करणवीर जी कर रहे थे, कौन से चुनाव में ये मुद्दे नहीं थे? ये तो जब से देश आजाद हुआ है तो ये मुद्दा तो बना हुआ ही है, रोजगार का और महंगाई का। अब तो महंगाई सबसे लोएस्ट पॉइंट के ऊपर है इस समय। शायद इसीलिए डबल पेट्रोल होती 108 रुपए लीटर है। डबल शायद डिजिट में इसीलिए कांग्रेस करणवीर की जी ना अखबार पढ़ते हैं ना न्यूज सुनते हैं। वो इस समय लोएस्ट शायद ऊपर है, शायद महंगाई 4.2 लोएस्ट है, इसीलिए पेट्रोल 108 रुपए लीटर है। देखिए अब करणवीर ये सिंह सब जी, बोलने दीजिए ना जगदीश जी को, वापस आऊंगी मैं आपके पास, तब आप अपनी बात रखिएगा। तो हम ये भी उदाहरण ले सकते हैं कि एक आदमी की सैलरी में कितना इजाफा हो गया तब से अब तक। जब आप 10 साल पुराना, 15 साल पुराना भाव कोट करेंगे तो 10 साल में सैलरी कितनी बढ़ गई है एक एम्प्लॉय की। फिर ये चुनाव जो है इस ढंग से हो रहा है, और जो फर्स्ट राउंड में वोटिंग हुई है, जो थोड़ी सी कम 4-5 पॉइंट परसेंटेज कम वोटिंग हुई है, राजस्थान में भी कम हुई है और स्टेट्स में भी कम वोटिंग होने का रिपोर्टिंग हुई है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थोड़ा एग्रेसिव पॉइंट पे आ गए हैं। उनको लगता है कि वोटिंग कम होगी तो हमको हो सकता है नुकसान हो। ऐसी सूरत में उन्होंने अपने वोटर को भी, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी एक्टिव मोड में लाने की कोशिश की है। और जो भाषण दिए जा रहे हैं चुनावी सभाओं मंचों से, वो भाषण भी थोड़े से एग्रेसिव किए गए हैं। वो इसीलिए किए गए हैं कि वोटिंग अगले चरण में, जो वोटिंग 2 दिन बाद होने वाली है, वो थोड़ी बेटर हो, उसकी परसेंटेज अच्छा है। जी मीना जी। जी, तो एक तरफ वोटिंग परसेंटेज की कमी ने चिंता बढ़ाई है, दूसरी तरफ अगर मुद्दों को और ज्यादा गहरा रंग देने की कोशिश से जनता के बीच अपने संदेश को देने में सफल हैं, तो देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, मैं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा आपके पास इस सवाल के पास साथ आऊंगी, लेकिन तन्मय शर्मा जी, जरूर सुना होगा आपने भी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए और इससे वोट अपने पक्ष में करने में बीजेपी सफल होगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी गलत कहा है। प्रधानमंत्री जी की भाषण शैली एक अलग किस्म की होती है जिससे कि लोग उनसे जुड़ते हैं, चाहे वो मन की बात हो, चाहे उनका कोई भाषण हो या कुछ भी हो। वो लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं और उसी प्रकार से वो बात करते हैं और लोग उनको उसी प्रकार से सुनते हैं और उसी को वो अपने अंदर लेके जाते हैं। मैं बात करता हूँ कि अभी मेरे साथी करणवीर जी भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे थे कि युवाओं का, महिलाओं का, ये अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को शायद भूल गए। ऐसा नहीं है कि हम भूल गए और या ये भूल गए हों। युवाओं के मामले में तो आज तक एक लोहा गर्म रखा हुआ है पेपर लीक का, जिसके ऊपर से लोग पैदल चल के निकले, जिनके पैर जले हुए हैं, और उसको हम कोशिश कर रहे हैं एक हर दिन एक आदमी को अंदर ला के कटघरे में खड़ा करके जेल में डाल के भजनलाल सरकारी प्रयास कर रही है। युवाओं की तो ये बात है कि युवाओं के साथ जो कुठाराघात और जो धोखा हुआ है वो इनको अच्छी तरह पता है। महिलाओं की बात करें, इनके कार्यकाल में बच्चियों को जिंदा जलाया गया ईंट के भट्टे में, अगर आपको याद हो तो।
मतलब इतनी दर्दनाक घटनाएं घटित हुई है कांग्रेस के 5 साल के राज्य में कि एक महिला होने के नाते मीना जी आप खुद कहेंगे कि उससे दुख भरा समय शायद आपने नहीं देखा होगा, कि मैं समझता हूँ आपकी आत्मा भी बड़ी उद्वेलित और बड़ी व्यथित हुई होगी उस सबको देख के। बात करते हैं हर प्रकार के क्षेत्र के ऊपर जाके बात करें तो 5 साल कांग्रेस सरकार या फेलियर गवर्नमेंट थी। अब आते हैं क्षेत्र के ऊपर, जो ये कह रहे हैं कि वहां पे लोकल तो ये लाए नहीं है कि लोकल कोई राजसमंद का कार्यकर्ता लाके कांग्रेस ने क्यों उनको नहीं मिला। अच्छा बात करते हैं 2009 से, तो इसका मतलब 2009 से राजसमंद में कोई डेवलपमेंट या किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? राजसमंद का आप शक्ल देखिए 2009 से आज कहाँ खड़ा है। पूरा राजसमंद यहाँ ना तो आप सड़क से लेकर कहीं भी चल जाइए, बेहद खूबसूरत। खुद दुर्गेश जी ने माननीय जगदीश जी ने इसको अच्छी तरह से सुनाया, मैं तो क्या जवाब दूंगा, मेरे से बड़े ज्यादा अच्छा जानते हैं। पर 2009 से 2023-24 तक की अगर मैं बात करता हूँ, क्या कांग्रेस को एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसको खड़ा करके जिता सके या कुछ कर सके? वो जीत का मार्जिन जो बढ़ा, जो अभी बताया कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक का मार्जिन बढ़ गया, वो क्यों बढ़ा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया, वहां लोगों के साथ जुड़ी। और आती है बात आज के कैंडिडेट की जो है, तो बहुत सही बात कर रही है वो आज भी कि उनका जुड़ाव तो पारिवारिक जुड़ाव, 1400 साल का जुड़ाव उस धरती से, उस पवित्र धरती से देश की, जहां पे लोग आज भी मस्तक टेक करके आगे बढ़ते हैं। बात आती है गुजरात के प्रकरण को लेकर के, तो मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, जगदीश जी ने और दुर्गेश जी ने बिल्कुल सही इसको कोट किया है कि जो सही राजपूत है वो समझते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, और वो जानते हैं किसी एक व्यक्ति विशेष की कही हुई चीज से राजपूतों को दलित होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सबको साथ लेके चलती है। किसी एक व्यक्ति की टिप्पणी जो कि वो बार बार प्रयास करके माफी मांग रहे हैं, अभी इन्होंने कहा कि आगे खुले माफी मांगे, वो कम से कम 20 बार माफी मांग चुके हैं हर मंच के ऊपर अपनी जो भी स्लिप ऑफ टंग जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं उसके लिए। तो कांग्रेस आग लगाने का कार्य कर रही है, क्योंकि वो ये जानती है बहुत अच्छे प्रकार से कि ये सीटें वो हार चुकी है। अब किसी प्रकार आग लगाया जाए और ये किया जाए, तो तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली पार्टी से इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती। जी, करणवीर सिंह जी, पूरी चर्चा में एक बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति कमजोर है, दूसरी तरफ कैंडिडेट बाहरी है, तीसरी तरफ बड़े लीडर वहां पर प्रचार प्रसार के लिए नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में आप जैसे तमाम लोग जो कैंडिडेट के पक्ष में माहौल बनाने के लिए वहां पर जुटे हैं, उनका मोटिवेशन क्या है? आप लोग कहाँ से मोटिवेशन ले रहे हैं? क्योंकि प्रदेश के कोई बहुत बड़ी लीडरशिप आपके पास नहीं आई, कैंडिडेट खुद जो है कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, पहली बार चुनावी मैदान में है, अनुभव राजनीतिक नहीं है, प्रशासनिक पुलिस महकमे का अनुभव है, विवादों में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं अलग अलग कारणों से। तो ऐसे में वो कैंडिडेट कैसे पार पाएंगे उस कैंडिडेट से जो अपना समृद्ध इतिहास राजसमंद की जनता के साथ साझा करते हुए वर्तमान को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा है? मैडम पिछले 3-4 साल से राहुल गांधी लगातार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। उसके अंदर तमाम तरह के माहौल बनाने की बात की उन्होंने, तमाम तरह के युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, बुजुर्ग की, शोषित की, वंचित की लगातार वो आवाज उठा रहे हैं। और उसी आवाज को लगातार कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लेके जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए तमाम वादों की उन्हें याद दिला रहा है। क्या उनके खाते में रोजगार हुआ? क्या उनके खाते में 15 लाख आए? क्या उनको कोई उनकी बेरोजगारी दूर हुई? क्या किसान कर्ज माफ हुआ? क्या एमएसपी का कानून मिला? क्या उनको अपनी फसल का उचित दाम मिल रहा है? क्या श्रमिक को कोई मुआवजा, कोई दुर्घटना, कोई राहत मिल रही है? कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया जो चिरंजीवी इलाज था उसको भी घटाकर इन्होंने मात्र 5 लाख रुपए कर दिया है, और वो भी हर राजस्थानी के भाग्य में नहीं है। ये तमाम तरह की बातें कांग्रेस का कार्यकर्ता राजसमंद के हर आदिवासी तक, कृषक तक, महिला तक, पुरुष तक, युवा तक लेके जा रहा है। और अभी आप हमारे साथी बता रहे थे कि इनके पास मुद्दे नहीं है। आदरणीय, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही मुद्दों की बात करती है, ये कोई तुष्टिकरण की कभी बात नहीं की है। जब नरेंद्र मोदी जी को लगा कि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है चुनाव जीतने के लिए, तो वो बांसवाड़ा के अंदर, राजस्थान के अंदर आते हैं और वही अपना पुराना डायलॉग, मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकवाद, उसी के ऊपर चुनाव को लेके आ रहे हैं। राम राज्य, हमारे पूर्वज थे श्री राम, वो कह के गए थे राम राज्य की कल्पना क्या है? हर व्यक्ति को न्याय, गरीब से गरीब को गणेश मानकर सेवा की जाए, वो राम राज्य है। केवल राम की बात करने से राम राज्य नहीं आने वाला। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री है, उनको देश के अंदर आग लगाने का काम नहीं करना चाहिए। जिस राजस्थान और जिस वीरों की भूमि राजसमंद की आप बात कर रहे हैं, महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खां सूरी
वो मुसलमान जाति से था। यहाँ मुसलमानों की सेवा परायणता और चित्तौड़ का पुराना नाता है। आदरणीय आप आइए चित्तौड़, देखिए वहां के इतिहास को उठा के कि किस तरह का बलिदान उन सेनापतियों ने स्वाभिमान के लिए दिया था, किस तरह का कार्य इस विशेष जाति विशेष ने किया था। उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, धर्म की राजनीति के ऊपर लेकर जा रहे हैं। अरे आप हिसाब दीजिए ना, महंगाई का हिसाब दीजिए। पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो गया? डॉलर के रुपए मुकाबले रुपए की क्या हालत हो गई? सोना कहाँ चला गया? महंगाई देखिए आप। पेट्रोल, डीजल, गैस, चूल्हा जो 400 रुपए में सिलेंडर मिलने वाला था, अभी हमारे आदरणीय कीर्ति में आपकी सैलरी बढ़ गई है, क्या 400 रुपए से 1100 रुपए सिलेंडर हुआ? इस रेशियो में सैलरी बढ़ी है आदरणीय जगदीश सिंह जी। ये तमाम तरह की बातें हैं। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ स्तर इनको लेके जा रहा है और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने आप में स्टार प्रचारक है, लीडर है और दामोदर जी के साथ हाथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। क्योंकि आदिवासी, मोदी जी के मन की बात फ्लॉप हो चुकी है मीना जी। अब आदिवासी के मन की बात होने वाली है, श्रमिक के मन की बात होने वाली है, नारी के मन की बात होने वाली है, युवाओं के मन की बात होने वाली है और इन रोजगार का, इन झूठे जुमलों का हिसाब आने वाली 26 तारीख को राजसमंद की जनता हाथ के निशान पर मोहर लगाकर देने वाली है। जी तन्मय शर्मा जी। बड़ी छोटी सी बात कहूंगा मीना जी, राम जी के वंशज हैं कन्वीर जी, ठीक है, चलिए बड़ी अच्छी बात है। राम जी के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किसने किया? कुछ ध्यान है आपको? अगर इतिहास में जाएंगे याद कीजिएगा, मैं इसके बारे में किसने किया? राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम करूंगा। राम मंदिर के ताले खुलवाने का कोई काम बात राजीव गांधी जी ने किया। कोई बात नहीं, मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये इस पे आप विचार कीजिएगा, एक मिनट आप इस पे विचार करेंगे। मैं दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बोलना चाह रहा हूँ। तन्मय शर्मा जी, जब आपने राम जी की बात छेड़ दी तो आप सुन तो लीजिए। नरेश अग्रवाल ने संसद में खड़े होकर राम जी के ऊपर इतनी घटिया कविता पढ़ी थी और उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदस्यता देकर नवाजा है, उनको इनाम दिया है भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बना के। आप मेरी बात समझने का प्रयास करें, शांति से बात करें। मैं आपको बताऊं, मीना जी को पसंद नहीं आता अगर शोरगुल हो। मैं इतना सा पूछ रहा हूँ कि राम जी का जो स्थान था, जो जन्मभूमि थी, वहां कभी कहते हैं बड़ा भव्य मंदिर हुआ करता था। अब किसने तोड़ा? ये तो आप सोचिएगा, चिंतन करिएगा। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपसे पूछता हूँ, महंगाई का जो आप लगातार वो आडंबर कर रहे हैं, आपकी कांग्रेस सरकार जो रही केंद्र में लगातार, उस समय तो महंगाई बढ़ी नहीं थी, बिल्कुल नहीं बढ़ी। उल्टा रामराज था कि हर कुछ फ्री में मिल रहा था, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में कितना चांदी सोना है? 50 रुपए 100 रुपए ग्राम या तोला का खरीदा हुआ, तो आज उसी कीमत से कर लीजिए उसका हिसाब। वो सोना आज 72,000 रुपए है, तो वो भी तो बड़ा है। आपके घर का एसेट बड़ा है। आपके जमीन अगर गांव में पड़ी, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी, वो महंगाई नहीं हुई। महंगाई ये हो गई कि आपको पेट्रोल महंगा लग रहा है या आपको और चीज। तो आप क्या चाहते हैं? जमीन आप क्या चाहते हैं? जमीन अडानी को नहीं, हमारा बढ़ जाए, हम उसको संभाल के छुपा के रखेंगे, पर बाजार से जो लाएंगे उसके लिए हम जरूर हाय बारे मचाएंगे। मीना जी, तन्मय शर्मा जी से पूछिए, जवाब मिल गया। मीना जी देखिए, जमीन अडानी अंबानी को जमीन बेच दे, हमारी जमीन आप समझेंगे नहीं। आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि हर चीज अपने हिसाब से ही बढ़ती गई है। और उसी प्रकार आज आप जिस गाड़ी में, खूबसूरत गाड़ी में घूम रहे हैं, उस जमाने में बैलगाड़ी थी जब आप बात कर रहे हैं, या कुछ और सस्ती गाड़ी थी। तो प्लीज इस चीज को भी समझिए। आदरणीय, मैं जिस गाड़ी में घूम रहा हूँ वो कांग्रेस के जमाने का मॉडल है, चिंता मत करिए। बैलगाड़ी कोई बात नहीं, लेकिन हर चीज की कीमत बढ़ी है और आज आप अच्छी व्यवस्था में है, तो ये भी, इसका भी धन्यवाद। मैं जिस गाड़ी में घूम रहा हूँ वो 2010 का मॉडल है और वो कांग्रेस के जमाने का ही है, वो बैलगाड़ी नहीं है। आज बेहतरीन आ चुकी है गाड़ियां, और आएंगी, और बुलेट ट्रेन भी आ रही है। आप देखते जाइए, काम काफी तेजी से चल रहा है। हम विषय से दूर जा रहे हैं। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, जो बात आपने प्रधानमंत्री के उदयपुर यात्रा से, जो माफी बांसवाड़ा डूंगरपुर में जिस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचकर जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, और उसको लेकर हमने इस बात को जहां जानने की कोशिश की, उस पर आने की कोशिश बीजेपी का नहीं करना स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता भी उस तक पहुंच पाने में मुश्किल, मतलब काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनको, और इसलिए उनको फिर महंगाई और ये तमाम मुद्दे, निश्चित रूप से महंगाई मुद्दा है और हमेशा रहा है। ये बात जगदीश शर्मा ने कही कि महंगाई उस समय भी मुद्दा था, गरीबी उस समय भी मुद्दा था। गरीबी हटाओ नारा इंदिरा गांधी ने भी दिया, आज भी गरीबी की बात हो रही है। बुनियादी मुद्दे जिनकी तरफ ध्यान हटाकर, जिन मुद्दों की तरफ ध्यान लाकर इस चुनाव को जहां लाया गया है, राजसमंद में जो पहले फेज में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, उसको बढ़ाने के लिए दूसरे फेज में
पूरे मेवाड़ में कोई प्रयास आपको बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से इन 2 दिनों में जो चुनाव के बाद निकले हैं, कोई आपको नजर आ रहा है डॉक्टर मुनेश अरोड़ा? मीना जी, पहले मैं आपके इस क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा मैं बैक जाना चाहूँ, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में बहुत सी बातें हो गई। मोदी जी ने ये जो संदर्भ लिया था वो कांग्रेस के संकल्प पत्र का लिया था। उसमें ये कहा गया कांग्रेस के संकल्प पत्र में कि आपके हर एक की प्रॉपर्टी की जांच होगी और उस प्रॉपर्टी के आधार पर ये लोगों में समानता के आधार पर बंटवारा हो। तो उनका ये कहना था ये माओवादी सोच है। जबकि कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए जो आरोप लगाए थे वो ये आरोप लगाए थे कि अगर ये सत्ता में तीसरी बार आ गए तो संविधान बदल देंगे, ये लास्ट चुनाव होगा, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। और जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर बाद में फिर बात बतंगड़ बनेगी। ये मैसेज प्रोपेगेट किया जा रहा है ग्रुप्स के अंदर कि कत्लेआम हो जाएगा। इस तरह की बातें जो मीरा जी जो होती है ना, वो बांटने का ही एक तरीका है और कुछ नहीं है समाज को। मैं ये मानता हूं कि जो भी मोदी जी ने कहा उनका स्टाइल अलग था मगर निशाना अलग था। कांग्रेस ने उनको मुद्दा दिया। मैं पहले भी कह रहा हूं कांग्रेस बार बार उनको मुद्दा देती रही है और उन्होंने उस मुद्दे का भरपूर उपयोग किया। ये जो संकल्प पत्र में उनके हाँ। और दूसरी बात, जहां राजसमंद की बात है और उदयपुर की बात है, हाँ ये सच है कि दोनों पार्टियां अब ये सोच रही हैं कि किस तरह से वोटर को निकाला जाए। क्यों मीना जी, जो बीच में बात चली थी, सबसे बड़ी बात है राजसमंद के जो मुख्य नेता थे सीपी जोशी, वो खुद फंस गए भीलवाड़ा में जाके। तो कांग्रेस के जो प्रमुख नेताओं की जो टीम होनी चाहिए थी, जो वहां दौड़ने वाली होनी चाहिए, वो नहीं है। और ग्राउंड लेवल पे करण सिंह जी जो मुद्दे उठा रहे हैं उनको ले जाने वाला ही कोई नहीं है, उसमें बात करने वाला ही कोई नहीं है। आदमी भी तो हो उस तरह का, जबकि बीजेपी के पास वर्कर भी है, 8 विधानसभा में विधायक भी है और लोग भी है। और चुनाव आयोग ने भी लगातार वीसी ली है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सब जगह बात की है कि चुनाव को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जाए और उसके लिए जो भी जरूरत हो, कैंपेन करना, रैली करना, इवन मीना जी और इससे ज्यादा क्या होगा, सेल्फी पॉइंट तक तो ये ले आए, सेल्फी पॉइंट बना दिए चुनाव के अंदर। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं किया जा सकता है बड़े युवाओं को अच्छे करने के लिए। अच्छे लोग प्रभावशाली लोग फोटो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे सेल्फी लेते हुए, तो वो तो अच्छा है, उससे प्रचार प्रसार हो रहा है, तो लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। और उदयपुर में तो एक अलग से स्कीम चलाई गई है कि स्लोगन दीजिए अपना चुनाव बढ़ाने के लिए और कलेक्टर के साथ कॉफी पीजिए। ओह, से ज्यादा अच्छा। लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं जी, तो ये कलेक्टर साहब वही है जो सब जगह हो रहे हैं। जी जी हाँ, ये इस तरह के प्रयास सभी जिलों में अगर होते हैं, चुनाव आयोग, जिला कलेक्टर, प्रशासनिक मशीनरी और राजनीतिक दल, तो निश्चित रूप से उसका फायदा पीआरओ ऑफिस बहुत अच्छा काम कर रहा है इस दिशा में। पीआरओ ऑफिस की तरफ से भी बकायदा रोज नोटिंग जा रही है, सब कुछ हो रहा है। मगर सवाल वो है कि मुद्दों को लेकर जनता को निकाला कैसे जाए। वहां तो राजपूत लेडी है, मेवाड़ घराने से है। मीना जी 2 मिनट और दे तो मैं मेवाड़ के राजसमंद की समस्याओं को आपको और बता दूं, वो भी इम्पोर्टेंट है। राजसमंद इतने समय बाद भी आज तक ब्रॉड गेज से नहीं जुड़ चुका है। पहले यहाँ से रेलवे लाइन होती थी, मीटर गेज की थी, जोधपुर तक जाती थी। वो मीटर गेज लाइन अब करीब करीब बंद होने का, ब्रॉड गेज का पता नहीं कब तक काम होगा, अभी भी देवघर तक की जाएगी। दूसरा, जो मार्बल इंडस्ट्री की बात की जगदीश जी ने भी की, करणवीर सिंह जी ने भी की और साथियों ने भी की। उदयपुर के सुखेड़ से आप चले और भीम तक चले जाएं, भीम देवघर, आपको शहर सड़क के दोनों तरफ मार्बल्स के जो स्लैब्स हैं और मार्बल की कटिंग के जो गैंग्सो हैं वो मिल जाएंगे आपको, पूरे रोड पे मिलेंगे आपको। मगर आज उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। जब से मोरबी से टाइल्स आने लगी है या विदेश से जो मार्बल आने लगा है, उसके सामने मार्बल की मांग काफी घटी है और यहाँ के लोग इसकी वजह से काफी दिक्कत में है, मार्बल इंडस्ट्री की वजह से। और पर्यटन को लेकर भी नाथद्वारा में गुजराती जरूर या देश भर के लोग आते हैं श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए, अंबानी जी भी आते हैं आए दिन, उनका भी आस्था का केंद्र नाथद्वारा। मगर जो सुविधाएं होनी चाहिए पर्यटन की दृष्टि से, वो सुविधाएं अभी पूरी
डेवलप नहीं हुई है। पानी की भी राजसमंद में बहुत बड़ी समस्या है, और ट्रैफिक की भी, जो पर्यटन का जो हिस्सा है, मतलब जो जोधपुर से आपको जोड़ने के लिए पाली होके जो रास्ता है, वो देसूरी वाला, वो इतना नैरो है कि आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। तो ये सच है कि अभी भी बहुत सी समस्याओं से राजसमंद और ये पूरा इलाका आपका नागौर तक का जूझ रहा है। मगर सरकारें हैं, आएंगी जाएंगी, मगर अभी महिमा जी जो इस दौड़ में है, और दिया कुमारी जी ने भी यहाँ पे काफी प्रयास किया है, तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। जी, तो एक तरफ राज परिवार की ताकत है, बीजेपी का कोर वोटर है, उसके साथ साथ बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट है, आरएसएस की अपनी कार्यशैली है। दूसरी तरफ दामोदर गुर्जर हैं, अकेले पड़ रहे हैं, बाहर से बड़ी लीडरशिप आ नहीं रही है, बाहरी होने का उनके साथ एक तमगा है। जगदीश शर्मा जी, ऐसे में कांग्रेस के कैंडिडेट के पास मतलब मोटिवेशन कहाँ से आएगा? क्योंकि मुद्दों को उठाने में, जैसे डॉक्टर मुनेश अरोड़ा कह रहे हैं और जैसे हम पूरे देश पे देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मुद्दों को उठाने में इतनी सफल लोगों तक पहुंचने में नहीं हो रही। उठा बहुत रही है लेकिन लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रही, लोगों से जुड़ नहीं पा रही, लोगों को जोड़ नहीं पा रही। यही वजह है कि आज लगातार राजसमंद की स्थिति जो है, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा बता रहे हैं, वोट की गणित के हिसाब से, कैंडिडेट की प्रायोरिटी प्रेफरेंस के हिसाब से, और राजसमंद में लोकल कैंडिडेट नहीं मिला कांग्रेस पार्टी को। सीपी जोशी को भेज दिया तो क्या दूसरे लीडर नहीं थे? पूरे राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में दूसरा लीडर है ही नहीं पार्टी के पास कि आपको बाहर से लाना पड़े, और वैसे वो भी उस व्यक्ति को जिसकी वहां कोई दूर दूर तक कोई मतलब जमीनी पहुंच, लोगों के बीच में पहचान कुछ भी नहीं है। ऐसे में दामोदर गुर्जर मतलब कैसे इस चुनाव को लड़ रहे हैं, ये भी तो एक चैलेंज है, और कितना चैलेंज वो ले रहे हैं। देखिए मीना जी, इस बारे में तो मेरे ख्याल में लगभग सभी को मालूम है, करणवीर जी को ज्यादा अच्छे तरीके से मालूम है कि कांग्रेस में जो जब टिकट का वितरण हो रहा था तब लोगों के अंदर निराशा बहुत ही हाई पिच पर थी, जिसको बोलना चाहिए बहुत ज्यादा निराशा थी, और कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। और 2-3 केस तो ऐसे हुए जिसमें कि टिकट मिल गया, सबके बावजूद हटा, चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने और अपने राजसमंदी था, लेकिन राजसमंदी था। यहाँ फर्क है, जगदीश शर्मा, यहाँ फर्क है। यहाँ पर दामोदर गुर्जर उन कैंडिडेट में नहीं है जो टिकट लेना नहीं चाह रहे थे, वो तो कहीं से भी मिल जाए टिकट लेना चाह रहे थे, उन लोगों में से थे कि अपना राजनीतिक करियर शुरू तो करें। जहां भेज दिया, भीलवाड़ा भेज दिया तो ठीक, राजसमंद भेज दिया तो ठीक। मेरा सवाल ये कि जब परिस्थिति इस तरह की है तो कैंडिडेट, मीना जी, राजसमंद में तो जिस कैंडिडेट को मिला था वो विड्रॉ कर गया, तब जाके दामोदर गुर्जर आए। जी तो ये स्थिति जो आप बता रही है वो तो राजसमंद की ही है। जी बिल्कुल वो तो देश में नहीं थे, आए जब पता लगा टिकट मिल गया। मुनेश जी ने इस बात को साफ कर दिया है कि आधी से ज्यादा सीटों पर ये हुआ, कांग्रेस में इतनी निराशा व्याप्त थी और चुनाव लड़ने के लिए इतने डिप्रेस्ड थे, चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो जिनको टिकट दिया जा रहा वही विड्रॉ कर रहा था। ये हालत राजस्थान में देखने को मिली। फिर बड़े नेताओं में भी लगभग इसी तरीके का डिप्रेशन था, वो चुनाव को लड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, जाने में इंटरेस्टेड नहीं। राजसमंद में तो जैसा कि मैं समझ रहा हूँ अभी तक कोई बड़ा नेता आया नहीं है कांग्रेस की तरफ से जो कि चुनाव सभाओं को कवर करने आया हो या घूमने आया हो या रोड शो करने के लिए आया हो, ऐसा मैंने सुना नहीं। लेकिन ये स्थिति जो है वो कांग्रेस के सामने विकट तरीके से खड़ी हुई थी। अब खैर जैसे तैसे सारी जगह कॉन्स्टिट्यूंसी मिल गई। इनके बगल में ही देखिए चित्तौड़गढ़ से और भीलवाड़ा से किस तरीके से हमारे पुराने जो सीपी जोशी साहब हैं, स्पीकर साहब, उनको लास्ट में दिया गया है क्योंकि कैंडिडेट ने मना कर दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। खैर जो भी परिस्थिति थी, कांग्रेस ने अपने लगभग सारी जगह पर 2 स्थानों पर इन्होंने समझौता किया दूसरी पार्टियों से, और 23 सीटों के ऊपर ये खुद चुनाव लड़ाने के लिए कैंडिडेट खड़े कर लिए। लेकिन इनके सामने रिसोर्सेज की समस्या थी। आपको सबको मालूम है कि कांग्रेस का वर्कर कैसे काम करता है। कांग्रेस का वर्कर उतना डेडिकेटेड नहीं है जितना कि बीजेपी का होता है। बीजेपी का वर्कर ज्यादा डेडिकेटेड तरीके से, वहां तो मतलब पन्ना प्रमुख अलग तरीके का वर्कर है जो कि एक पन्ने पर जितने नाम आते हैं उतने घरों को, परिवारों को पकड़ के रखेगा, उतने वोटरों को साध के रखेगा।
ये स्टाइल है उनका। लेकिन कांग्रेस के वर्कर को ये सारी ट्रेनिंग नहीं है। कांग्रेस के वर्कर तो वो एक तरीके का वर्कर है, एक तरीके से, जिसको आप अपने साथ ले लीजिए, कुछ खर्चा पानी दीजिए और उस खर्चे पानी के आधार पर वो थोड़ा बहुत काम कर ले तो कर ले। जो डेडिकेशन भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के अंदर है, वो डेडिकेशन कांग्रेस के वर्कर के अंदर नहीं होता, बड़ी मुश्किल से होता भी है जिन लोगों में, तो वो बहुत मुश्किल का काम है। ऐसे वर्कर आपको छांटने से मिलेंगे, ढूंढने से मिलेंगे। तो ऐसी सूरत लेकिन में जगदीश शर्मा जी, एक बात तो है कि जहां बीजेपी के पास कैंडिडेट्स की भरमार थी, जहां कांग्रेस के पास कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए नहीं थे, वहां भी बीजेपी अपने एक परिवार से आगे नहीं निकल पाई पूरे लोकसभा क्षेत्र में। देखिए, उसका कारण तो ये है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी वो सबसे पहले ये देखती है कि विनिंग कैंडिडेट कौन हो सकता है जो जीत जाए। कैंडिडेट तो उनको और भी मिल जाते हैं, लेकिन ये माना उन्होंने कि जीत कौन सकता है, ये असेसमेंट पार्टी टिकट देने से पहले करती है, और वो असेसमेंट के आधार पर ही फिर टिकट देती है। तो चाहे एक ही परिवार में दो लोगों को टिकट देना पड़ा हो, एक पहले से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसी फैमिली से दूसरे को टिकट देना पड़ा हो, तो ये विनिंग ट्रिक जो है ना वो देखी जाती है। और इसीलिए ये फैमिली में टिकट दिया है कि पहले तो इस फैमिली के लोग लड़े नहीं है चुनाव कभी। आप देखिए कि आप वैसे भी ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इस फैमिली के लोग अभी तक चुनाव नहीं लड़े, दूसरे ब्रदर के बच्चे हैं ये लोग। तो अगर इनको टिकट दिया जा रहा है तो पिताजी लड़ चुके हैं, महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी कांग्रेस से लड़े थे एक बार, दो बार। तो ऐसी सूरत में विनेबिलिटी एक कारण होता है, जिसकी सबसे ज्यादा विनेबिलिटी की चांसेस है वही आगे टिकट प्राप्त करता है। बीजेपी में तो कम से कम ये है, कांग्रेस में ये इस चुनाव में नहीं देखा गया। कांग्रेस में तो ये देखा गया कि चुनाव जाके लड़ कौन सकता है, अपने पैसे लगाकर कौन लड़ सकता है। मजे की बात है जी, अभी फोन पे लगातार प्रताप सिंह जी की वो आ रही थी बड़ी मार्मिक अपील कि मेरी आवाज बंद हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मुझे वोट दीजिए। ओला जी ने वहां मना कर दिया, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। आपने सत्य कहा कि कांग्रेस के पास लोग ही नहीं थे, चेहरे नहीं है। मोदी जी का इतना भय हार का कि मोदी जी को देखते ही हम हार जाएंगे, तो सामने मैदान में नहीं आ रहे कि भाई इतने रुपए और खर्च होंगे, हारेंगे। और आप समझ रहे बात, क्योंकि मानस पटल एक सवाल तो जनता हमेशा पूछेगी आपसे कि जब मोदी जी के चेहरे में इतना दम था तो आपको राज परिवार पे निर्भर क्यों होना पड़ा। सवाल ये तो पूछा जाएगा। हालांकि आज कांग्रेस पार्टी वो जवाब जगदीश जी ने इतना अच्छा जवाब दिया आपके सवाल का भी कि राज परिवार आज का नहीं है, 1400 साल की इतिहास का जुड़ाव है उस धरती से। प्लस उसके अलावा ये राज परिवार अलग किस्म का है, ये उस हवा में नहीं रहता, ये बड़े धरातल पे रहा हुआ राज परिवार है। महेंद्र सिंह जी भी बड़े लोगों के चहेते रहे हैं और ये परिवार बड़ा चहेता है। आप देखिए, अगर उदयपुर आप मेरे से जानते होंगे तो लोग इनसे बड़ा ये परिवार और वो परिवार तो बीजेपी में भी शुरू हो चुका है ना। कौन सा राज परिवार बेहतर है, कौन सा कम है, कौन सा लोगों से जुड़ा हुआ है, कौन सा लोगों से दूर है। नहीं, देखिए जिताओ कैंडिडेट एक क्राइटेरिया है, जिताओ कैंडिडेट एक अपना एक क्राइटेरिया है हर पार्टी का। हर पार्टी चाहती है कि चुनाव जीते, उसी के ऊपर मेहनत है। आपने देखा कि बड़े बड़े नेताओं की वहां पे सभाएं हो रही, कल माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी वहीं थे, और चूंकि वो भी क्षत्रिय समाज से आते हैं और एक तरह से उन्होंने भी बांधा है वहां जाके चीजों को। अगर बिखराव भी था तो हालांकि बिखराव था नहीं, और ये बड़ी खूबसूरत सीट है आप देखिए। और अब की बार मुझे लग रहा है कि मार्जिन और बढ़ेगा, जीत का मार्जिन इस चुनाव में और बढ़ेगा। तन्मय शर्मा जी ने बहुत ही खूबसूरती से जिताऊ कैंडिडेट में उस बात को बदल दिया। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, जो चर्चा चल रही थी कि कौन सा परिवार जनता से कनेक्टेड है, कौन सा दूर है, कौन सा परिवार लो प्रोफाइल है, कौन सा हाई प्रोफाइल है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सवाल ये है कि जनता के बीच राज परिवार की उपस्थिति, जनता के बीच राज परिवार की सुलभता और पिछले मतलब दिया कुमारी के कामकाज के दौरान लोगों का उनसे कितनी संतुष्टि रही, और इस चुनाव में ये चर्चा का विषय कितना है कि मतलब हमारा कैंडिडेट, अगर हम बीजेपी के साथ जाते हैं
तो हम उनसे अपने मुद्दों को लेकर कैसे पहुंच पाएंगे, कितना पहुंच पाएंगे? मीना जी, पहले तो मैं आप 3 बातें क्लियर करूंगा यहाँ पे। शाही परिवार की बात की तो कल प्रधानमंत्री ने भी ये मुद्दा उठाया था बांसवाड़ा में, और ये कह के उठाया था कि आवाज आ रही है मीना जी? जी जी जी। हाँ, ये कह के प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया था कि दिल्ली में जहां शाही परिवार रहता है वहां कांग्रेस को वो टिकट ही नहीं दे सकता क्योंकि वहां उनका कोई कैंडिडेट नहीं है। और बांसवाड़ा में जहां मैं सभा कर रहा हूं वहां कांग्रेस अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ ये कहती फिर रही है कि कांग्रेस को टिकट मत देना। तो कांग्रेस की ये दुर्गति क्यों हुई? बांसवाड़ा में कांग्रेस का कैंडिडेट हटाने के लिए कहा था, उसने हटाया नहीं। और वो जो खेला हुआ महेंद्रजीत मालवीय के द्वारा वो एक अलग बात है, मगर कांग्रेस को वहां कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस को टिकट मत देना बांसवाड़ा में। तो प्रधानमंत्री ने दोनों पे अटैक किया, दिल्ली पे अटैक किया शाही परिवार पे, और दूसरा अटैक किया बांसवाड़ा पे। जहां तक जगदीश जी भाई साहब ने बात कही थी दो परिवारों की, जगदीश जी भाई साहब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, 2 भाई हैं, ये अरविंद जी और महेंद्र सिंह जी। महेंद्र जी मेवाड़ जो है वो बड़े भाई हैं, मगर उनको महलों का और इनका हक नहीं मिला, वो अलग रह रहे हैं। भोपाल प्रॉपर्टी का हक सारा जो महल वगैरह है वो अरविंद जी के पास है, और अरविंद सिंह जी के यहाँ कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। महेंद्र सिंह जी ने पहले भी लड़ा था और उनके जनता पार्टी जनसंघ के जमाने में भी लड़ा और कांग्रेस से भी लड़ा। और जहां तक मीना जी आपने ये पूछा है कि राज परिवार का होने से क्या फायदा मिलेगा, तो आज भी जो मेवाड़ की जनता है वो महेंद्र सिंह जी को असली महाराजा मानती है, असली महाराणा की जगह पे देखती है, क्योंकि वो राज परिवार के हिसाब से जितने भी इनके जो घराने कहलाते हैं ठाकुरों के, वो भी आज भी महेंद्र सिंह जी के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी इस एरिया के। और महेंद्र सिंह जी की अपनी एक अलग सी छवि है, बहुत इज्जत है, और राजपूत समाज उनको वो ही पदवी दे रहा है। हालांकि उनके पास महल नहीं है, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक छोटा उनके पास अलग प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा है, मगर मेन जो महल है परवीन सिंह जी है वो ही उसकी देखरेख कर रहे हैं, या उनका ट्रस्ट कर रहा है, महाराणा मेवाड़ ट्रस्ट जो बना रखा है। अब जहां तक बात है महिमा जी की जुड़ने की, तो महिमा जी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रही है, समस्याओं को समझ रही है, राज परिवार पहले से भी वहां रहा है। तो जो वहां के महिलाओं का, यूथ का जो एक अट्रैक्शन है वो महिमा जी के प्रति है, लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। जो राजपूत समाज की बात हुई वो राजपूत समाज वाला मुद्दा वहां नहीं है। हालांकि मैंने समस्या भी आपको गिने, मगर वो समस्याएं भी इस लोकसभा चुनाव में उतनी प्रबल नहीं है। समस्याएं हैं वो हम जानते हैं, आपको बताना, मगर जो आम पब्लिक के बीच में जो समस्याएं हैं वो उतनी कांग्रेस उसको प्रमुख रूप से, प्रवक्ता भी उन पे नहीं बोल रहे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे थे वो भी नहीं बोले करुणजीत जी की क्या समस्याएं चल रही है। तो जो समस्याओं को पब्लिक के बीच में लेके जाना है राजसमंद की, वो कांग्रेस ले जाने में पूरी तरह असफल रही है। और सीपी के जोशी के जाने के बाद नेतृत्वहीन सा एक माहौल उस एरिया में हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि आपको एक लोकसभा की तस्वीर दिखाएं। आज राजसमंद की जो तस्वीर देखी उसमें समझ में आता है कि यहाँ बीजेपी का अपर हैंड है। कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर लोगों में कोई बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं है। बीजेपी का कैंडिडेट क्योंकि राज परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए लोगों का वहां से एक भावनात्मक जुड़ाव भी है, साथ ही बीजेपी के प्रति वहां पर माहौल भी है। तो राजसमंद सीट पर कोई किसी तरह की फाइट नजर नहीं आ रही। एक तरफा चुनाव है, दामोदर गुर्जर का पहला चुनाव है, अनुभव कम है, राजसमंद से कोई वास्ता नहीं है, और ये तमाम कारणों के साथ साथ कांग्रेस लीडरशिप और कांग्रेस नेतृत्व में इस वक्त जिस तरह का माहौल है वो भी राजसमंद में एक बड़ा कारण है। तो यहाँ पर गुजरात में राजपूत समाज का जो आंदोलन है उसका भी कोई बहुत असर नहीं दिख रहा है, राजपूत बाहुल्य सीट होने के बावजूद, गुजरात से जुड़ी हुई बॉर्डर पर होने के बावजूद भी। तो ऐसे में लोकसभा सीट राजसमंद बीजेपी के पक्ष में जाती इस वक्त नजर आ रही है, जिस तरह की तस्वीर वहां से दिखाई दे रही है। हालांकि चुनाव में कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ भी होने का इंतजार। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने वाले मतदाताओं से हमारी अपील है, राजसमंद और पूरे राजस्थान के उन तमाम लोकसभा क्षेत्रों में जहां अब अगले चरण में चुनाव होने हैं वहां पर, कि आप ज्यादा संख्या में निकले और वोट दें, मतदान का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।